हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है उसको कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कारक। ठीक है, इसको हम लोग जो है आज इसके बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे और हम लोग कारक के भेद को भी देखेंगे, उसको पहचानने के ट्रिक भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कारक को पहचानेंगे। हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे जो है कई प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कारक। ठीक है, यानी आप लोगों को कारक समझना है कि कारक होता क्या है। इसकी परिभाषा को सबसे पहले देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों, ठीक है, के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों में, ठीक है, क्या हो, संबंध सूचित हो, उसे ही हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले को ही हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया, ये उदाहरण है और इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, तो किसका किसके साथ संबंध है। देखिए इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल, ठीक है, ये संज्ञाएं है ना। देखिए रामचंद्र जी एक नाम है, संज्ञा है, समुद्र ये भी नाम एक संज्ञा है, बंदर ये भी एक संज्ञा है और पुल भी संज्ञा है। इसका जो संबंध होता है वो क्या है, इन संज्ञाओं का संबंध जो है वो किससे है, बंधवा दिया। यानी इसमें जो बंधवा दिया का इसमें जो है क्रिया है, इससे जो है रामचंद्र जी और इसके बाद किसका, समुद्र पर और कौन सा, बंदरों से और पुल, इन संज्ञाओं का क्या है, संबंध है। ठीक है, ये इन सभी जो है संज्ञाओं से संबंध को सूचित कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है और भी देखते हैं। यहाँ हम लोगों को जब कारक पढ़ते हैं तो उसमें एक विभक्ति नामक शब्द होता है। विभक्ति को जो है बार बार विभक्ति चिन्ह बोला जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग विभक्ति समझ लीजिए कि विभक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कि विभक्ति किसे कहते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह या प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे कोई जो चिन्ह लगाया जाता है संबंध बताने के लिए, उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग जो है का विभक्ति कहते हैं और इसी को ही हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए कि जैसे जो उपयुक्त वाक्य है, रामचंद्र जी शब्द के आगे ने लगा हुआ था। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखे हैं ना, यहाँ आप देख लीजिए रामचंद्र जी और इसके आगे क्या लगा है, ने लगा है। समुद्र के आगे क्या लगा है, पर लगा है। बंदरों के आगे क्या लगा है, से लगा है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम विभक्ति कहेंगे या परसर्ग कहेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं रामचंद्र जी शब्द के आगे ने लगा है, समुद्र के आगे पर लगा है, बंदरों के आगे से लगा है। ये विभक्ति चिन्ह है या इसी को परसर्ग भी कहते हैं। तो अब जो है कारक के भेद हम लोगों को देखना है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं और उसके जो है विभक्ति चिन्ह क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं, 8 भेद। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है 8 भेद होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोगों को देखना है कि किस कारक का जो है क्या कार्य है और उसकी विभक्तियां क्या है। ठीक है, इसको हम लोगों को जान लेना है। जैसे कर्ता कारक में जैसे क्रिया को करने वाला, इसमें क्या, इसका क्या कार्य होता है, इसमें जो क्रिया को करने वाला होता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो विभक्ति चिन्ह होता है या परसर्ग जो होता है वो ने विभक्ति चिन्ह होता है या शून्य मतलब कहने का अर्थ है कि कभी कभी ने विभक्ति चिन्ह नहीं भी आता है। ठीक है, यानी कि विभक्ति चिन्ह नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ शून्य लिखा गया है और कभी कभी जो है ने लगा होता है। और हम लोग देखेंगे कि कहाँ ने लगता है और कहाँ पे जो है ने नहीं लगता है। ठीक है,
फिर उसके बाद कर्म कारक, कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल गिरे उसे हम कर्म कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है या कभी कभी जो है शून्य विभक्ति होता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह नहीं रहता है। फिर उसके बाद करण कारक, करण कारक की पहचान क्या है कि जिस साधन से क्रिया हो, ठीक है, वो इसमें विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की गई हो, इसकी विभक्ति चिन्ह को या के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद है अपादान कारक, जिसमें पृथकता यानी अलग होने का भाव स्पष्ट हो, उसे हम लोग जो है अपादान कारक कहेंगे। इससे देख लीजिए इसकी विभक्ति चिन्ह से होता है, यहाँ भी देखिए से है और यहाँ भी से है, दोनों में अंतर है। यहाँ जो से है इसमें पृथकता के लिए जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो से है वो अलग होने के संबंध में रहता है। अधिकरण कारक, क्रिया करने का स्थान या आधार को यहाँ पे बताया जाता है, और इसमें में और पर यूज होता है। संबंध कारक, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने के लिए जो है यहाँ पे यूज होता है, और इसका जो होता है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये जो है आप इस तरीके से कुछ विभक्ति चिन्ह देखने को आपको मिलता है। फिर उसके बाद जो है आठवां है संबोधन, जिस संज्ञा को पुकारा जाए और इसके लिए अरे, रे, ओ, अरि, हे ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है विभक्तियां लिखने के जो है कुछ नियम है उसको जान लेते हैं, ठीक है। वो क्या नियम है, चलिए देखते हैं कि संज्ञा के शब्दों के साथ विभक्तियां अलग से लिखी जाती हैं, यानी कभी भी आप संज्ञा के साथ में विभक्ति चिन्ह लिखेंगे तो अलग से आपको लगाना पड़ेगा, आपको अलग से दिखाई देता है। जैसे राहुल को, महेश ने, घर पर, हे राधा आदि ऐसे जो है संज्ञा के साथ में विभक्ति चिन्ह लगे हैं और ये आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए राहुल एक संज्ञा है और इसमें को अलग से दिखाई दे रहा है, महेश इसमें ने अलग से दिखाई दे रहा है, घर पे यहाँ देखिए पर अलग से दिखाई दे रहा है, राधा और यहाँ पे हे अलग से दिखाई दे रहा है। लेकिन सर्वनाम के साथ जो विभक्तियां संयुक्त रूप से लिखी जाती हैं, यानी उसी में लगी रहती हैं, जो हमें अलग से दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने में मैं में ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है और इसमें जुड़ करके इस रूप में आ जाता है मैं, और प्लस ने जो है विभक्ति चिन्ह लगा देने से मैंने हो जाता है। ऐसे ही आप देख लीजिए उस में, उस जो है एक सर्वनाम है, इसमें को विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है उसको। ऐसे आप देख सकते हैं हम जो है सर्वनाम है, इसमें ने विभक्ति चिन्ह लगा दिया तो हमने हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने, उसको, हमने, इसमें अलग से विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई नहीं देता है, इसी में छिपा रहता है, ठीक है। लेकिन संज्ञा के साथ में ऐसा नहीं होता है, संज्ञा में आपको अलग से जो है विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोगों को यहाँ पे कुछ देखना है। लिखा है संबोधन के चिन्ह आरंभ में लगते हैं, शेष सभी विभक्तियां बाद में प्रयुक्त होती हैं। यानी जो संबोधन कारक है इसमें आपको जो है विभक्ति चिन्ह जो है पहले ही यानी आरंभ में ही दिखाई देगा, और इसके बाद बाकी जो कारक है उसमें बाद में दिखाई देता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हे है तो हे राम, ठीक है, हे राम, वो गीता, ये आपको जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि संज्ञा के आरंभ में ही विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है पहला कारक को पढ़ेंगे, कर्ता कारक, ठीक है। जैसे यहाँ संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है, और कभी कभी जो है ये नहीं भी लगता है, मतलब ने कभी कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। अब हम लोगों को देखना है सबसे पहले कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, उसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं। ने परसर्ग, यानी परसर्ग मतलब विभक्ति, ठीक है। ने परसर्ग सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल के प्रयोग में ही लगता है, यानी ने कब लगेगा, जब जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी, ठीक है, और भूतकाल में होगी, ठीक है, तभी जो है हमें ने लगाने को जो है या हम ने देखने को हमको मिलता है। और इसके अलावा जैसे कह रहा है कि वर्तमान काल और भविष्यत काल में इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग प्रकट रूप से नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, उसमें हम शून्य प्रत्यय या परसर्ग का प्रयोग कहा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जब भी क्रिया, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया जो है सकर्मक हो और वो क्रिया भूतकाल में हो, ठीक है, तो उसमें ही आपको जो है ने दिखाई देगा, और वर्तमान काल और भविष्यत काल में
ने परसर्ग हमें दिखाई नहीं देता। चलिए हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो वाक्य है ये भूतकाल में है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी इसका मतलब है काम हो चुका है। और दूसरी चीज इसमें आपको मैंने क्या अभी जस्ट पीछे बताया कि सकर्मक होना चाहिए। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता हो। जैसे यहाँ पे जो है पढ़ी क्रिया है और इसमें अगर हम इससे प्रश्न करें कि क्या पढ़ी तो हमें उत्तर मिलेगा पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो जो उत्तर मिलता है वो होता है कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्म है तो ये हम कह सकते हैं जो पढ़ी क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। और दूसरी चीज ये भूतकाल में है इसीलिए यहाँ पे आपको ने देखने को मिल रहा है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ ने हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि भूतकाल में परसर का प्रयोग हुआ है। दूसरा चीज यहाँ दूसरा उदाहरण है लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये क्या है, ये यहाँ पे जो है अभी वर्तमान काल में बताया जा रहा है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में हमें परसर्ग दिखाई नहीं देता है यानी ने विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देता है। दूसरा है लड़का पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्यत काल है और यहाँ पे भी हमें ने जो है विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो जरूर कमेंट करिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कोई डाउट ना बचे। और भी उदाहरण देख लीजिए जैसे मोहन खेलता है तो ये क्या है वर्तमान काल में, तो यहाँ ने हमें दिखाई नहीं दे रहा और ये कर्ता कारक है। मैंने कल खाया, मैंने कल खाया। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ने हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया था कि जब मैं के साथ में ने लगा दिया जाता है, आप सर्वनाम के साथ देखे थे ना कि जो है सर्वनाम के साथ में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो दिखाई नहीं देता है, उसी में जुड़ा रहता है। तो यहाँ मैं के साथ में ने लग जाता है तो इससे क्या बन जाता है मैंने बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यहाँ ने है। ठीक है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कल खाया ये जो है भूतकाल में है इसीलिए यहाँ पे जो है आपको ने दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरे जी माता जी गाती हैं, ये वर्तमान काल में है इसलिए यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। मुकेश ने भाई से झगड़ा किया। ठीक है, यहाँ पे भूतकाल में इसलिए यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है और ये जो है सब कर्ता कारक में वाक्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह जो होता है वो को होता है और कभी कभी ये जो को विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई नहीं देती या उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं विभक्ति रहित कर्म को पहचानने के लिए वाक्य में क्या किसको कहाँ लगा करके प्रश्नवाचक बना लेना चाहिए और जो उत्तर में आएगा वही जो है कर्म होगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर विभक्ति रहित वाक्य है तो उसमें हमें जो है क्रिया से किससे प्रश्न करना चाहिए, क्या से प्रश्न करना चाहिए, किसको से प्रश्न करना चाहिए और कहां से। जिससे प्रश्न बने उससे हम प्रश्न कर लेंगे और जो उत्तर आएगा वो हमारा जो है कर्म कारक होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है चलिए देखते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ पे लिखा है राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो है विभक्ति रहित में हमें प्रश्न करना। वैसे यहाँ जिसमें विभक्ति दिया है उसमें तो हम लोग ऐसे ही पहचान लेंगे कि कर्म कारक का क्या होता है विभक्ति चिन्ह को विभक्ति चिन्ह होता है। तो राम ने रावण को, तो यहाँ जो रावण को है ये कर्म कारक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे को से पहचान में आ रहा है। दूसरा है महेश ने नौकर को निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें को विभक्ति चिन्ह दिख रहा है इसलिए यहाँ कर्म कारक है। दूसरा है नेक्स्ट है उसने श्याम को पढ़ाया, तो यहाँ पे भी हमें स्पष्ट रूप से को विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है, इससे हम पहचान लेंगे कि इसमें कर्म कारक है। राहुल ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे भी हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है इसमें कर्म कारक है। अब आगे हम लोग देखते हैं मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है या आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग जो अभी ट्रिक देखे हैं कि क्या किसको और कहां से हम प्रश्न करके इसको पता कर लेंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ा रहा है तो अब हम लोग इसमें जो क्रिया है वो पढ़ा है, तो हम प्रश्न करेंगे कि या तो क्या से बनेगा तो क्या से कर लेंगे, किसको से बनेगा तो किसको से कर लेंगे,
ठीक है, जिससे बनेगा उसी से प्रश्न करेंगे, और कहां से बनेगा तो कहां से प्रश्न कर लेंगे। अब देख लेंगे कि क्या पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे जो है जब हम इसको प्रश्न करते हैं क्या पढ़ा रहा है, तो हमें उत्तर में मिल रहा है पुस्तक पढ़ा रहा है। यानी एक मिनट, यहाँ पे जो है मोहन क्या पढ़ा रहा है, हाँ चलिए, मोहन क्या पढ़ा रहा है, तो मोहन क्या पढ़ा रहा है, हमें पुस्तक पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है ये क्या है, पुस्तक कर्म है, और ये जो हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे आपको को विभक्त चिन्ह नहीं दिखाई दे रही है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, राधा घर चली गई। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम प्रश्न करेंगे कहाँ से। ठीक है, राधा कहाँ चली गई, तो हमें उत्तर में मिलेगा घर चली गई। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये कर्म कारक, क्योंकि घर क्या है, कर्म है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक है, चाहे वो विभक्त चिन्ह हो या ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ विशेष है, जैसे क्या विशेष है, कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। यानी कर्म कारक में हम लोग ये एकदम माइंड में सेट नहीं रखेंगे कि सिर्फ को आएगा तो ही वो कर्म कारक होगा। कभी कभी को नहीं रहता तो भी कर्म कारक होता, और कभी कभी को के जगह से का भी प्रयोग होता है। और कब होता है, जब कहना के सेंस हो और पूछना के सेंस में। ठीक है, तो वहां पे जो है को विभक्त चिन्ह आकर के से रहता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, राम ने रहीम से कहा, तो अभी देखिए यहाँ पे कहा है, तो कहाँ है, तो यहाँ पे को ना हो करके से है। ठीक है, तो भी यहाँ पे ये होगा कर्म कारक। ठीक है, मोहन ने श्याम से पूछा, अब देखिए पूछना के सेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे को ना हो करके से है, तो भी यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्म कारक है। गुरु जी ने शिष्य से कहा, अब देखिए यहाँ कहने के सेंस में, इसलिए यहाँ पे भी से लगा हुआ है। मैंने सारी बात महेश से कह दी, तो यहाँ पे भी से है ना कि को है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है करण कारक। ठीक है, करण कारक क्या होता है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी पहचान होता है से या के द्वारा। ये विभक्त चिन्ह हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, कोई ऐसा साधन होगा जिससे कोई काम हो रहा होगा उसी, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि श्याम गेंद से खेलता है, तो इसमें खेलने का कार्य जो है किस साधन से हो रहा है, वो गेंद से हो रहा है। तो यहाँ गेंद से हो रहा है, एक साधन है, और इसके बाद से लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे जान जाएंगे कि ये क्या है, ये कौन सा कारक है, करण कारक है। ठीक है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, यानी मारने का कार्य जो है वो किससे हो रहा है, किस साधन से हो रहा है, लाठी से हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कौन सा कारक होगा, करण कारक। फिर उसके बाद है वह चम्मच से खाता है, खाने का कार्य किससे हो रहा है, चम्मच से हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक। मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। ठीक है, सूचना किससे मिल रही है, पत्र के द्वारा मिल रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। और ये एकदम आसान होता है, इसको पहचानना भी आसान होता है। सबसे ज्यादा जो है कर्ता और कर्म में ही जो है कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि उसमें विभक्त चिन्ह जो है हमें कभी कभी नहीं भी रहता है। चलिए अगला है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में क्या करेंगे, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें साधारणतः संप्रदान कारक का सूचक विभक्त चिन्ह जो है के लिए होता है। ठीक है, परंतु कभी कभी इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए को का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है कहा गया है कि कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं संप्रदान कारक में जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कमल जो है वो किसके लिए गेंद लाता है, मोहन के लिए। किसके लिए, मोहन के लिए गेंद लाता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा गरीबों को दान देता है। अब दान किसको देता है, किसके लिए देता है, गरीबों के लिए देता है, इसलिए यहाँ पे अब देखिए को लगा हुआ है, तो भी जो है हम यहाँ पे जान जाएंगे क्या, संप्रदान कारक। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए कुर्सियों पर बैठ गए। विद्यार्थी कुर्सियों पर क्यों बैठे हैं, ठीक है, किस लिए बैठे हैं,
तो आप देख सकते हैं पढ़ने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न अपादान कारक। अपादान कारक क्या होगा कि अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसकी विभक्त चिन्ह से होता है लेकिन अलग होने के संबंध में से का प्रयोग होता है। जैसे बालक छत से गिरा, देखिए जो बालक है, ठीक है, और जो छत है, छत से गिरा इसका मतलब छत से अलग हुआ है, ठीक है। तो अलग होने के संबंध में यहाँ पे यूज हुआ है, इसीलिए जो है हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा, ये अपादान कारक होगा, ठीक है। तो दूसरा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से क्या है, पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, अभी एक चीज ध्यान देना है, क्या पता चले आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहेंगे, ठीक है। इसकी पहचान होता है में या पर, ठीक है, में या पर होता है, ठीक है। आधार का पता चलेगा, जैसे कोई ये आधार है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी गई होगी। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण से समझते हैं कि घर पर माँ है, घर पर माँ है, ठीक है। यानी घर पर, घर एक आधार है और यहाँ पे क्या है, माँ है, ठीक है, घर पर माँ है। दूसरा घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है। सड़क पर गाड़ी है, शेर जंगल में है। या पुस्तक जो है मेज पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेज है, इस पर क्या रखी गई, पुस्तक रखी गई, तो ये क्या है, ये आधार है, इस पे पुस्तक रखी गई, ठीक है। तो जहां पे भी आपको में और पर दिखाई दे वहां पे आप अधिकरण कारक लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब जो है यहाँ पे नेक्स्ट है संबंध कारक, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान होता है काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक है। मतलब एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम या जो है कोई, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि दूसरे वस्तु से जो उसका क्या रहता है, संबंध होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे महेश की किताब मेज पर है। अब देखिए महेश, ठीक है, और किताब, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है, संबंध है। यानी वो जो किताब है वो किसकी है, महेश की है। तो दोनों में संबंध दिखा रहा है, और यहाँ की जो है कारक चिन्ह जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यहाँ पे की जो है परसर्ग उपयोग हुआ है। तो यहाँ याद रखना है कि किताब किसकी है, महेश की है। तो इन दोनों में क्या है, संबंध है, किताब और महेश का संबंध है, इसलिए यहाँ पे जो है संबंध कारक है, ठीक है। जैसे आगे है राम का घर दूर है, तो घर किसका, राम का, ठीक है। तो घर और राम में दोनों में क्या है, संबंध है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक है। यह राम की पुस्तक है, यानी ये पुस्तक किसकी है, राम की है, इसलिए यहाँ पे जो है राम और पुस्तक में संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है यह मोहन का भाई है, भाई किसका है, मोहन का है, तो मोहन और भाई में संबंध है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक है, ठीक है। इसके बाद है संबोधन, और यही जो है आपका अंतिम जो है कारक होता है। संबोधन कारक जो है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके पूर्व में, इस शब्द के पूर्व में ही हे, अरे, ओ आदि जो है परसर का प्रयोग होता है। जैसे हे भगवान तू सबकी रक्षा कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए कि इस संज्ञा के पहले ही क्या लग गया है, हे लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, और दूसरी चीज जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पुकारने का काम, हे भगवान, भगवान को पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, भगवान को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ संबोधन कारक होगा, ठीक है। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पे कहा बेटे को जो है संबोधित किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पुकारने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक है। अजी भाई साहब बात सुनते जाइए, तो यहाँ पे जो है भाई साहब, अजी भाई साहब, ठीक है, यानी भाई साहब को जो है यहाँ पे पुकारने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक है। तो आप लोग जो है आज कारक को जो है सारे इसकी परिभाषा उदाहरण के सहित जो है आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और
इससे रिलेटेड जितने भी अब प्रश्न बनेंगे जो आपके बिहार बोर्ड में, चाहे वो 10th हो 12th हो, पिछले 10 वर्षों के जो भी प्रश्न होंगे उसको मैं अगले सीरीज में इसको करवाने वाला हूं। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट जो है हम लोग जो अभ्यास जब करें तो हमको कोई समस्या ना हो। इसमें कोई डाउट रहा हो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों को जो है इसके बारे में बताइए, जिससे उनको भी एक अच्छी जानकारी और हिंदी व्याकरण से संबंधित जो है उसको कोई समस्या ना रह जाए। तो आप अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।